आइए सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यास कर्मभूमि के दूसरे भाग को मेरे यानी वेद प्रकाश कुमार की आवाज़ में। अमरकांत के पिता लाला समरकांत बड़े उद्योगी पुरुष थे। उनके पिता केवल एक झोपड़ी छोड़कर मरे थे, मगर समरकांत ने अपने बाहुबल से लाखों की संपत्ति जमा कर ली थी। पहले उनकी एक छोटी सी हल्दी की आढ़त थी। हल्दी से गुड़ और चावल की बारी आई। 3 बरस तक लगातार उनके व्यापार का क्षेत्र बढ़ता ही गया। अब आढ़तें बंद कर दी थी, केवल लेन देन करते थे। जिसे कोई महाजन रुपए न दे उसे वह बेखटके दे देते और वसूल भी कर लेते। उन्हें आश्चर्य होता था कि किसी के रुपए मारे कैसे जाते हैं। ऐसा मेहनती आदमी भी कम होगा। घड़ी रात गए रहे गंगा स्नान करने चले जाते और सूर्योदय के पहले विश्वनाथ जी के दर्शन करके दुकान पर पहुंच जाते। वहां मुनीम को जरूरी काम समझाकर तगादे पर निकल जाते और तीसरे पहर लौटते। भोजन करके फिर दुकान आ जाते और आधी रात तक डटे रहते थे भी भीमकाय। भोजन तो एक ही बार करते थे, पर खूब डटकर। 200-250 मुकद्दर के हाथ अभी तक फेरते थे। अमरकांत की माता का उसके बचपन ही में देहांत हो गया था। समरकांत ने मित्रों के कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस 7 साल के बालक ने नई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उनकी नई माता उसकी जिद और शरारतों को उस क्षमा दृष्टि से नहीं देखती जैसे उनकी माँ देखती थी। वह अपनी माँ का अकेला लाडला लड़का था, बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट। जो बात मुंह से निकल जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। नई माता जी बात बात पर डांटती थी, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मना करती उसे वह अदबदा कर करता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन न रहा। लाला जी जो काम करते बेटे को उससे अरुचि होती। वह मलाई के प्रेमी थे, बेटे को मलाई से अरुचि थी। वह पूजा पाठ बहुत करते थे। लड़का इसे ढोंग समझता था। वह पहले सिरे के लोभी थे। लड़का पैसे को ठीकरा समझता था, मगर कभी कभी बुराई से भलाई पैदा हो जाती है। पुत्र सामान्य रीति से पिता का अनुगामी होता है। महाजन का बेटा महाजन, पंडित का पंडित, वकील का वकील, किसान का किसान होता है। मगर यहाँ इस द्वेष ने महाजन के पुत्र को महाजन का शत्रु बना दिया। जिस बात का पिता ने विरोध किया वह पुत्र के लिए मान्य हो गई, और जिसको सराहा वह त्याज्य महाजनी के हथकंडे और षड्यंत्र उसके सामने रोज ही रचे जाते थे। उसे इस व्यापार से घृणा होती थी। इसे चाहे पूर्व संस्कार कह लो, पर हम तो यही कहेंगे कि अमरकांत के चरित्र का निर्माण पिता द्वेष के हाथों हुआ। खैरियत यह हुई कि उसके कोई सौतेला भाई न हुआ, नहीं तो शायद वह घर से निकल गया होता। समरकांत अपनी संपत्ति को पुत्र से ज़्यादा मूल्यवान समझते थे। पुत्र के लिए तो संपत्ति की कोई ज़रूरत न थी, पर संपत्ति के लिए पुत्र की ज़रूरत थी। विमाता की तो इच्छा यही थी कि उसे वनवास देकर अपनी चहेती नैना के लिए रास्ता साफ कर दे, पर समरकांत इस विषय में निश्चल रहे। मज़ा यह था कि नैना स्वयं भाई से प्रेम करती थी, और अमरकांत के हृदय में अगर घर वालों के लिए कहीं कोमल स्थान था तो वह नैना के लिए था। नैना की सूरत भाई से इतनी मिलती जुलती थी जैसे सगी बहन हो। इस अनुरूपता ने उसे अमरकांत के और भी समीप कर दिया था। माता पिता के इस दुर्व्यवहार को वह इस स्नेह के नशे में भुला दिया करता था। घर में कोई बालक न था और नैना के लिए किसी साथी का होना अनिवार्य था। माता चाहती थी नैना भाई से दूर दूर रहे।
वह अमरकांत को इस योग्य न समझती थी कि वह उनकी बेटी के साथ खेले। नैना की बाल प्रकृति इस कूटनीति के झुकाए न झुकी। भाई बहन में यह स्नेह यहाँ तक बढ़ा कि अंत में विमातृत्व ने मातृत्व को भी परास्त कर दिया। विमाता ने नैना को भी आंखों से गिरा दिया और पुत्र की कामना लिए संसार से विदा हो गई। अब नैना घर में अकेली रह गई। समरकांत बाल विवाह की बुराइयां समझते थे, अपना विवाह भी न कर सके। वृद्ध विवाह की बुराइयां भी समझते थे। अमरकांत का विवाह करना जरूरी हो गया। अब इस प्रस्ताव का विरोध कौन करता? अमरकांत की अवस्था 19 साल से कम न थी, पर देह और बुद्धि को देखते हुए अभी किशोरावस्था ही में था। देह का दुर्बल, बुद्धि का मंद, पौधों को कभी मुक्त प्रकाश न मिला। कैसे बढ़ता, कैसे फैलता? बढ़ने और फैलने के दिन कुसंगति और असंयम में निकल गए। 10 साल पढ़ते हो गए थे और अभी ज्यों त्यों 8वें में पहुंचा था। किंतु विवाह के लिए यह बातें नहीं देखी जाती। देखा जाता है धन, विशेषकर उस बिरादरी में जिसका काम ही व्यवसाय हो। लखनऊ के एक धनी परिवार से बातचीत चल पड़ी। समरकांत की तो लार टपक पड़ी। कन्या के घर में विधवा माता के सिवा निकट का कोई संबंधी न था और धन की कहीं था नहीं। ऐसी कन्या बड़े भागों से मिलती है। उसकी माता ने बेटे की साधा बेटे से पूरी की थी। त्याग की जगह भोग, शील की जगह तेज, कोमल की जगह तीव्र का संस्कार किया था। सिकुड़ने और सिमटने का उसे अभ्यास न था और वह युवक प्रकृति की युवती, ब्याही गई युवती प्रकृति के युवक से, जिसमें पुरुषार्थ का कोई गुण नहीं। अगर दोनों के कपड़े बदल दिए जाते तो एक दूसरे के स्थानापन्न हो जाते। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है। विवाह हुए तो साल हो चुके थे, पर दोनों में कोई सामंजस्य न था। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले जाते थे। दोनों के विचार अलग, व्यवहार अलग, संसार अलग, जैसे दो भिन्न जलवायु के जंतु एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हो। तभी अमरकांत के जीवन में संयम और प्रयास की लगन पैदा हो गई थी। उसकी प्रकृति में जो ढीलापन, निर्जीवता और संकोचन था, वह कोमलता के रूप में बदलता जाता था। विद्याभ्यास में उसे अब रुचि हो गई थी। हालांकि लालाजी अब उसे घर के धंधों में लगाना चाहते थे। वह तारवार पढ़ लेता था और इससे अधिक योग्यता की उनकी समझ में जरूरत न थी। पर अमरकांत उस पथिक की भांति जिसने दिन विश्राम में काट दिया हो, अब अपने स्थान पर पहुंचने के लिए दुने वेग से कदम बढ़ाए चला जाता था। इस भाग में बस इतना ही। सुनते रहिए मेरे यानी वेद प्रकाश कुमार की आवाज़ में। धन्यवाद।